नमस्कार दोस्तों, जेडी कैंपस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी बच्चों को पता है, जेडी कैंपस आपके लिए एक सीरीज लेकर आया है जीके जीएस की। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम डेली के डेली, और रोज आपकी क्लास ले रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है कर लो वर्दी पक्की। और 60,000 वैकेंसीज में से मेरे भाई इस बार आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। एक वैकेंसी के लिए आपको दिलो जान से मेहनत करनी है। दिन रात एक कर दीजिए उस सीट के लिए। जब आप वो सीट हासिल कर लेंगे तब आपको भी खुशी होगी और हमको भी खुशी होगी कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय का स्रोतों का कौन सा अपवाद है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जो पंचायतें होती हैं, जो उनकी आय का स्रोत होता है, वो कौन सा अपवाद है? तो मेरे भाई इनमें से पशु कर नहीं, स्थानीय व्यापार कर ये भी नहीं है, भवन कर ये भी नहीं है। तो उपयुक्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा मेरे भाई? उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के आय का प्रमुख स्रोत निम्न प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पशु तथा वाहनों पर लगाए जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर कर, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, जल कर, गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर आदि। राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाए। किस चीज के लिए भाई? गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाए। कौन? नगर, ये जो उत्तर प्रदेश में पंचायतें हैं, ये ऐसा कानून बना सकते हैं गैर कर राजस्व वाला। कौन सा मेरे भाई? गैर कर राजस्व की वसूली वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? किसे भाई? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। किसको भाई? राज्यपाल को। ये जो लोकायुक्त होता है वो अपना त्याग पत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को समर्पित करेगा। किसको करेगा भाई? राज्यपाल को। देखिए, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त यानी राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो जो आपका ये लोकायुक्त होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही नियुक्ति करता है, और त्याग पत्र भी स्वीकार राज्यपाल ही करेगा। और लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित त्याग पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा। यानी कि अगर हम नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति भी कौन कराएगा? राज्यपाल। और त्यागपत्र कौन लेगा? त्यागपत्र भी राज्यपाल ही लेगा। कौन लेगा भाई? राज्यपाल। और किसका? जैसे किसी भी उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, दूसरे राज्य का होगा तो वो उसी राज्य से संबंधित राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे देगा। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। किसमें भाई? उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। किससे होता है? पंचायत के सीमा क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। ये तो नहीं है भाई, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से नहीं। पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। किससे भाई? निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा। ये रहा आपका बी ऑप्शन, केवल 2। ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। किसमें भाई? अनुच्छेद 243 के में। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों को द्वारा किया जाता है। किसके भाई? जो निर्वाचन सूची होती है किसकी? पंचायत के सीमा क्षेत्र की। तो उसी में सम्मिलित जितने भी निर्वाचित होते हैं उन्हीं के द्वारा आपका ग्राम प्रधान चुना जाता है। ये रहा, ग्राम प्रधान का निर्वाचन उसी के तहत होता है, वोटिंग होती है प्रॉपर तरीके से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नगरों में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है वहां मेयर प्रणाली स्थापित है? ये पूछ रहा है
उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है, वहां मेयर प्रणाली स्थापित है, यानी कि मेयर प्रणाली कहां पर स्थापित है। तो इनमें से जो मेयर प्रणाली स्थापित है वो आपका कानपुर, इलाहाबाद, ये तो नहीं है, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, ये भी है, वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद। इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके, और ये मेरठ वाला, इटावा, आगरा, ये भी नहीं है। ये दोनों आपके इसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, और वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद। ये जो इतने वाले हैं ये सब यहाँ पर मेयर प्रणाली स्थापित है। कहाँ पर भाई? लखनऊ में, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, आगरा, मथुरा और मुरादाबाद। जो ये 8 शहर हैं इनमें कौन सी प्रणाली? मेयर प्रणाली स्थापित है। कहाँ पर भाई? यहाँ पर। ये देखिए बी एंड सी। मेयर प्रणाली उन नगरों में स्थापित की जाती है जिनमें नगर निगम होता है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा और वाराणसी में नगर निगम है। अतः यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। उत्तर प्रदेश से 17 नगरों में नगर निगम है। कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं आपके, कितने भाई? 75 जिले। इनमें से कितनों में नगर निगम है? इनमें से सिर्फ 17 में नगर निगम है भाई। कितने हैं भाई? 17 में है नगर निगम। और ये उनमें से कुछ ये भी है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा, वाराणसी में नगर निगम है। तो ये 17 आपके नगर निगम हैं। इनमें से 7 ये हैं, 7-8। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया। यानी कि ये सूची है आपकी, और ये पूछ रहा है कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुभूषित किया, यानी कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो मेरे भाई इसमें देख लेते हैं, चरण सिंह, ये यानी कि संपूर्ण चंद भी है, चंद्रभानु गुप्त, और आपका चरण सिंह, उसके बाद टीएन सिंह। ये आपके यानी कर तो इन्होंने सभी रखा है, लेकिन ये उनकी मुख्यमंत्री काल का सही क्रम ये पूछ रहा है, उनके काल का सही क्रम। तो पहला कौन था? संपूर्ण चंद, उसके बाद चंद्रभानुगुप्त, फिर चरण सिंह, उसके बाद टीएन सिंह। तो ये देख लेते हैं कहाँ पर है। पहला 3, फिर 4, 3, 4, 1, 2। ये वाला आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ये पूछ क्या रहा था? उनके मुख्यत्व काल के सही क्रम का नीचे दिए गए कूट में से चयन कीजिए। यानी कि ये आपका कूट था इधर, ये इनमें से हमारा चयन करना था कि इनका काल सही क्रम है कौन सा। तो पहले कौन है? संपूर्ण चंद, उसके बाद चंद्रभानुगुप्त, उसके बाद चरण सिंह, फिर टीएन सिंह। अगर हम बात करें कि पहला मुख्यमंत्री कौन था उत्तर प्रदेश का, पहला मुख्यमंत्री कौन थे भाई? पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद, कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे भाई? गोविंद वल्लभ पंत। ध्यान रखेंगे, ये पहला मुख्यमंत्री था इसका, उत्तर प्रदेश का, गोविंद वल्लभ पंत। पहले मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संपूर्ण चंद 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक, फिर चंद्रभानुगुप्ता 7 दिसंबर से 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक, फिर चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक, उसके बाद टीएन सिंह 18 अक्टूबर 1970 से 4 फरवरी 1971 तक। ये इनके काल का क्रम है, और इनके काल की अवधि है 54 से 60 तक, फिर 60 से 67 तक, फिर 67 से 68, फिर 70 से 71, और ये इनका क्रम। नेक्स्ट देखते हैं। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? किस विद्रोह के समय पूछ रहा है भाई? ये पीएससी विद्रोह के समय उनकी मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखते हैं। चौधरी चरण सिंह नहीं, ये भी नहीं। तो कौन थे भाई? कमलापति त्रिपाठी। कौन थे मेरे भाई? कमलापति त्रिपाठी। किस विद्रोह के समय? पीएससी विद्रोह के समय।
और कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। हम यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही बात करेंगे और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में पीएसी विद्रोह मई 1973 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी चौथे नंबर के थे। ये अप्रैल 1971, 12 जून, ये 4 अप्रैल है मेरे भाई, चौथे नंबर के नहीं है, 4 अप्रैल से 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक थे। कौन थे भाई? कमलापति त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में कब थे? जब पीएसी विद्रोह हुआ था 1973 में। कब हुआ था भाई? 1973 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकते हैं? कहां पर भाई? उत्तर प्रदेश में। किस चीज के लिए? विधान परिषद विधेयक को, वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकते हैं? तो ये देख लेते हैं कितने दिन कर सकते हैं। 3 माह तक इतना टाइम तो भैया नहीं लेते हैं, ये भी इतना भी नहीं, ये भी फिर वही 2.5 महीने के आसपास हो गया, 14 दिन। कितना करेक्ट आंसर क्या है आपका? 14 दिन। तो जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकते हैं वो है आपका 14 दिन। सिर्फ 14 दिन तक कर सकते हैं। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधान सभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ने ही इसको अस्वीकृत कर सकती है, ना ही अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। इसने भाई 14 दिन तक। तो 14 दिन के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। अगर उस पर कोई चर्चा नहीं होगी तो वो अपने आप ही पारित मान लिया जाएगा। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन तक उसको विधान परिषद स्वीकार नहीं करती है या उसके ऊपर चर्चा नहीं करती है तो ये 14 दिन बाद अपने आप पारित हो जाएगा, यानी कि पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। तो हमको इसमें चेक करना है, जो ये 2013 वाला प्रावधान करता है उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, तो इसमें लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि कौन कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं, एक सहज तरीके से, बिल्कुल सही। एक समयबद्ध तरीके से, ये भी बिल्कुल सही। 13 चिन्हित सेवाओं की, एकदम सही। और ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर, ये भी सही है। तो ये तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो गए। हम इसमें देख लेते हैं चारों वाला है कौन सा। तो सभी 4 वाला है आपका डी। कौन सा मेरे भाई? डी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। कितना भाई? 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। यह सेवाएं ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है तथा ये प्रतिदिन लोगों को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तथा समयबद्ध तरीके से करवाएगा। किससे भाई? ये देखिए, आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तथा समयबद्ध तरीके से करवाएगा। तो ये आपका चारों ही जो पीछे थे इसमें, ये चारों एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, 13 चिन्हित सेवाओं की, ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर, ये चारों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में प्रावधान करता है। इसमें भाई जनहित गारंटी, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011। नेक्स्ट देखते हैं अब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? किसमें भाई? एक परंपरागत सामाजिक संगठन। ऐसा पूछ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन सा? ये आपका यूपी है, तो ये ऐसा बढ़ जाता है इस हिस्से में। तो इस जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इधर ये पूछ रहा है कौन सी, जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। तो कौन सी है भाई? राजपूत तो नहीं है, गुज्जर ये भी नहीं है, ये है जाट, और जाटव नहीं है, तो ये है जाट आपका। इसका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय में खाप पंचायत, इसमें भाई जाट समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। इसमें भाई परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है कौन सी? खाप पंचायत। परंपरागत मान्यता अनुसार खाप पंचायत का निर्णय बाध्यकारी होता है। क्या होता है भाई? निर्णय बाध्यकारी होता है। महिलाओं के संबंध में अपने क्रूर निर्णय के लिए यह चर्चा का विषय बना। इस चीज के लिए, महिलाओं के संबंध में अपने क्रूर निर्णय के लिए यह चर्चा का विषय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? कौन भाई? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है?
क्या पूछ रहा है भाई, ये उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो देख लेते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नहीं, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद नहीं, मध्य क्षेत्रीय परिषद, हाँ ये मध्य क्षेत्रीय परिषद से संबंधित है, पूर्व क्षेत्रीय परिषद से नहीं है। कौन भाई, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो जो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है यूपी, वो है मध्य क्षेत्रीय परिषद। कौन सा भाई, मध्य क्षेत्रीय परिषद। देखिए मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कौन भाई, उत्तराखंड। ये जो 4 राज्य हैं आपके, ये कहाँ पर आते हैं, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। इसमें भाई उत्तर प्रदेश के नगरों यानी जिलों में महापौर का निर्वाचन, जो जिले का महापौर होता है उसका निर्वाचन होता है। तो ये देखिए, जिसको हम मेयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मेयर। कुछ बच्चों को ये मेयर के नाम से ही पता होगा, शायद महापौर ना जानते हो, तो महापौर को ही हम मेयर बोलते हैं। किसे भाई, महापौर को। तो ये देख लेते हैं, ये निर्वाचन इसका करता कौन है? नगर निगम के सदस्य द्वारा नहीं, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्य द्वारा नहीं, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। हाँ भाई, जो जितने भी नगर के निर्वाचक होंगे, यानी कि वोटिंग लिस्ट में जितने भी व्यक्ति रहेंगे, वो सब अपना वोट डालेंगे किसके लिए, महापौर के लिए। और जो फिर जिसकी बहुमत रहेगी जिसके पास, वो महापौर बन जाएगा। निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा नहीं भाई, ये भी राजनीतिक दलों से द्वारा नहीं किया जाता, ये सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं, किसी प्रशासक को। मेयर शहर का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि जो आपका जिला होता है उसका पहला व्यक्ति होता है। कौन सा भाई, पहला व्यक्ति। जैसे पूरे भारत का पहला कौन है भाई, अगर हम बात कर लें पूरे भारत का, तो पूरे भारत का जो पहला व्यक्ति होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। कौन भाई, राष्ट्रपति। पूरे भारत का पूछ रहे कि पहला व्यक्ति कौन है, पहला नागरिक कौन माना जाएगा, तो वो राष्ट्रपति। और अगर पूरे जिले का पूछ रहे कि पूरे जिले का प्रथम नागरिक कौन माना जाएगा, तो वो माना जाएगा आपका मेयर या महापौर। या तो मेयर या महापौर, एक ही चीज है, या मेयर कह लीजिए चाहे आप महापौर कह लीजिए, ये दोनों एक ही है। ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में किससे नगर निगम नहीं है? कहां पर भाई, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? तो कहां पर नहीं है, गाजियाबाद में भी है, कानपुर में भी है, बरेली में भी है। तो कहां पर नहीं है, वो आपका रायबरेली हो जाएगा, इसमें नहीं है। क्या नहीं है भाई, इसमें नगर निगम नहीं है। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था कितने जिलों में है, 17 जिलों में यूपी के नगर निगम की स्थापना अभी तक हो पाई है। 17 जिले नगर निगम वाले। कितने भाई, 17 जिले नगर निगम में। ये रहे आपके वो। देखिए, रायबरेली में नगर निगम नहीं है, बल्कि नगर पालिका परिषद है। नगर पालिका परिषद है लेकिन नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या पहले 16 थी, परंतु वर्तमान समय में 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बन गया। कौन सा भाई, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर बना है उत्तर प्रदेश में। नगर निगम की सूची में शामिल जनपद निम्न है। तो जो नगर निगम की सूची है भाई उत्तर प्रदेश में, वो जो 17 जिले हैं आपके, वो ये हैं। कौन कौन से, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, अयोध्या, शाहजहांपुर, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज। भाई ये मत सोचने लगना कि सर यहाँ पे तो 15 लिखा हुआ है तो ये 15 ही होंगे क्या। ये देखिए 16 यहाँ पर है, 17 है यहाँ पर, ये ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। किसमें भाई, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में। कहां पर, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। तो कौन सा है भाई आपका, अच्छा ये पूछ रहा है कि इसमें से 2 हो सकते हैं या फिर 2 फिर 3 और कौन कौन से हो सकते हैं। तो देख लेते हैं चलो कौन कौन से हैं। तो नगर पंचायत बिल्कुल होती है, नगर पालिका परिषद ये भी होती है, नगर निगम इसमें नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय, तो ये आपका नगर निगम नहीं। विकास प्राधिकरण ये भी होती है। अच्छा ये उल्टा लिखा हुआ है, ओके। नगर निगम तो होती है भाई, विकास प्राधिकरण नहीं होती है। क्या, विकास प्राधिकरण।
तो उसमें देख लेते हैं पहला, दूसरा, चौथा, ये ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो केवल 1 2 4, कौन सा भाई, 1 2 तथा 4, कौन कौन सा, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये 3 मुख्य स्रोत, मुख्य होते हैं आपके, जो उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन, कौन सा भाई, स्थानीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कौन भाई, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो देख लेते हैं कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कौन सा। तो यहाँ पर लखनऊ नहीं, आगरा ये भी नहीं, इलाहाबाद ये भी नहीं, कानपुर, हाँ कानपुर है भाई आपका मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कौन सा, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो आपका है, यानी कि जिला है यूपी का, वो आपका कानपुर है। क्या भाई, कानपुर। अच्छा, कानपुर की बात करें अगर हम, ये एक चीज के लिए और फेमस है, यहाँ पर चमड़ा में ये पहले स्थान पर आता है। इसमें भाई, चमड़ा, चमड़े में पहले पर आता है। और अगर दूसरे पोजीशन में बात कर ले, चमड़े में आता कौन है सेकंड पे, तो सेकंड पर आता है आपका आगरा। कौन सा भाई, आगरा। और कानपुर एक चीज के लिए और उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज। क्या भाई, स्टॉक एक्सचेंज। तो जो यूपी का स्टॉक एक्सचेंज है वो कानपुर में ही है। और अगर पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, भारत का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है भाई, वो आपका मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई। ये भी पूछ सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है। और ये भी पूछ सकता है कि चमड़े में पहला स्थान किस जिले का है उत्तर प्रदेश में। और पहला ना पूछ करके कभी कभी दूसरा भी पूछ लेता है, तो घबराना नहीं है, मैंने आपको पहला ही बता दिया, उसके बाद दूसरा भी बता दिया। भारत का स्टॉक एक्सचेंज बता दिया कहाँ पर है, और यूपी का बता दिया कहाँ पर है। यूपी का कहाँ पर है भाई, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता। कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय, कौन सा, कुटुंब, कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता। तो देख लेते हैं भाई किसकी नहीं करता। ये विवाह की करता है, गुजारा ये भी करता है, पति पत्नी संबंध ये भी करता है, इत्र वैवाहिक मामले ये नहीं करता भाई। कौन सा, इत्र वैवाहिक मामले ये नहीं करता है। कौन नहीं करता है, कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय इस संबंधित सुनवाई नहीं करता है, किसकी, इत्र वैवाहिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये कथन है आपके ए और आर, यानी कि एक कथन है एक रीजन है, तो ये चेक करना है ये सही है या नहीं है। कथन एक पढ़ लेते हैं, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, ठीक है। और रीजन दे रहा है उत्तर प्रदेश के द्विसदनीय विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधान मंडल है। तो देख लेते हैं भाई ये सही है या नहीं है। तो ये जो बात कर रहा है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। या ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देख लेते हैं भाई क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें जो है ये कथन क्या दिया हुआ है, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है उत्तराखंड प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, ये भी ठीक है। तो ये, लेकिन इसमें से पहला होगा कौन सा, यानी कि इसने उल्टा लिख दिया है, ये पहले ये होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधानमंडल है। उसके बाद ये देना चाहिए था रीजन में कि भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। तो उसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये देखिए आई और आर सत्य तो दोनों है, लेकिन आर सही व्याख्या है ए की, यानी कि आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ए व्याख्या है आर की। जो कथन दिया हुआ है ये कथन ये देना चाहिए था, और जो कारण दिया हुआ है ये कारण ऊपर वाला देना चाहिए था, तब जाकर ये सही होता। सही क्या होता, किंतु मतलब कि आर सही व्याख्या हो जाती फिर किसकी, ए की। तो ये हो गया आपका, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, ये इसकी व्याख्या होनी चाहिए थी, लेकिन उसने उसकी व्याख्या दूसरी दी, यानी कि ऊपर नीचे कर दिया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही। कौन से भाई, कहां पर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश की ये बात करेगा, कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही। तो कितनी रही हैं अब तक, 2 रही हैं। कौन कौन रही है, एक सुचेता कृपलानी और एक कौन सी है, सुश्री मायावती। देख लेते हैं अभी
अब तक 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विद्यमान रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, यानी कि किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री किसकी भाई? किसी राज्य की। तो कौन थी? यूपी की श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। और कब से कब तक थी ये? 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। कब तक भाई? 1963 से 1967 तक। और दूसरे बार में कौन रही है? जो दूसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर थी सुश्री मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर पूछ रहे कि सबसे ज्यादा बार कौन मुख्यमंत्री बनी है, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुश्री मायावती। अगर पूछ रहे कि सबसे पहले कौन बनी थी, तब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। ठीक है मेरे भाई। अगर ये पूछ ले कि लंबे समय तक कौन रहा, यानी कि जिसने कार्यकाल अपना संभाला है लंबे समय तक, कब भाई? लंबे समय तक कार्यकाल संभालने वाला, वो कौन है? लंबे समय तक कार्यकाल संभालने वाला वो बने बने हैं आपके भाई अभी जो करंट में फिलहाल हैं अभी यूपी के मुख्यमंत्री। कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन भाई? योगी आदित्यनाथ। ये सबसे लंबे समय तक कार्यकाल अपना संभाल चुके हैं। और सबसे ज्यादा बार कौन बनी है? वो मायावती बनी है। मायावती बनी जरूर है ये, क्योंकि पहले क्या होता था, लूज मोशन हो जाते थे संसद में भाई, इंसान हो नहीं संसद में, तो वहां पर सरकार गिर जाती थी और सरकार दूसरी बन जाती थी। तो जो सबसे बार चिन्हित की गई हैं वो की गई हैं सुश्री मायावती। लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे लंबे तक कार्यकाल पर कौन रहा, तो वो आपके योगी आदित्यनाथ है भाई। कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। और ये है कहाँ से? जो इनका स्ट्रॉन्ग क्षेत्र है वो गोरखपुर है। कहाँ से भाई? गोरखपुर। और ये गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। कहाँ के भाई? गोरखपुर मठ के, गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? किसी भारतीय राज्य की। तो ये किसी भारतीय राज्य की पूछ रहा है भाई, इसमें यूपी के लिए ही पूछेगा। तो वो कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। अभी बताया भी था आपको, सुचित्रा कृपलानी बनी थी सबसे पहले, उसके बाद सुश्री मायावती बनी थी दूसरे नंबर पर। और सबसे बार चिन्हित भी वही हुई थी, चुना गया था उनको सुश्री मायावती जी को। ये देखिए यहाँ पर अब तक 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर विद्यमान रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। और सबसे ज्यादा बार कौन है? सुश्री मायावती। 4 बार वो इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुख्यमंत्री बनने का यूपी के। ये देख लेते हैं हम, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो जो गौतम बुद्ध नगर है भाई आपको, उसका जिले का मुख्यालय पूछ रहा है। नोएडा में? नहीं। गाजियाबाद में? नहीं। रमाबाई नगर? नहीं। ग्रेटर नोएडा में? कहाँ पर है भाई? ग्रेटर नोएडा में। तो जो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है वो आपका ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है भाई? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो जो यूपी विधानसभा थी आपकी, उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे भाई? पुरुषोत्तम दास टंडन। किसके? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। किसके भाई मेरे भाई? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? अच्छा, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का मतलब है कि कौन अपनी भागीदारी ज्यादा, कौन सा राज्य राज्यसभा व लोकसभा में दोनों भागीदारी देता है। तो किसमें कौन देता है? ऐसा राज्य है कौन सा भारत का? वो है मेरे भाई आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगर बात करें लोकसभा सीट की, तो जो लोकसभा सीट है मेरे भाई उत्तर प्रदेश की, वो आपकी 80। और अगर बात कर ले राज्यसभा की, तो राज्यसभा की है 31। और अगर यहाँ पे पूछ रहे विधानसभा कितनी है यूपी की, ये यूपी की बात हो रही है मेरे भाई, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज्यादा है। लोकसभा की 80 सीट सबसे ज्यादा है और राज्यसभा में 31 सीट यूपी की सबसे ज्यादा है। तो इसमें यूपी में बात कर लेते हैं अभी विधान परिषद की। क्या भाई? विधान परिषद।
तो विधानसभा की बात कर लेते हैं पहले। विधानसभा है आपकी 403। और अगर विधान परिषद की बात करें, किसकी? विधान परिषद की। विधान परिषद में है भाई यूपी की 100 सीट। कितनी मेरे भाई? 100 सीट्स। सबसे ज्यादा लोकसभा में यूपी की 80 और राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा 31। किसकी भाई? कौन सा राज्य है वो? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लेते हैं भाई, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी है? 80, राज्यसभा में कितनी है? 31। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद किसकी सबसे ज्यादा है? वो है फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा है। फिर महाराष्ट्र की 48 और इधर राज्यसभा में 19। उसके बाद मध्य प्रदेश की है 29, 11 और आंध्र प्रदेश की है भाई 25, 11। ये एक बार आप देख लीजिए ध्यान से कि उत्तर प्रदेश में 80 है लोकसभा की, राज्यसभा में 31 है, मध्य प्रदेश में 29 है और राज्यसभा में 11, महाराष्ट्र में 48 और राज्यसभा में 19 और आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 है और राज्यसभा में 11 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? कौन सा मेरे भाई? 71वां जनपद ये पूछ रहा है यूपी में कौन सा है। तो जो 71वां जनपद है आपका, गौतम बुद्ध नगर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। काशीराम नगर। काशीराम नगर है आपका 71वें नंबर का। 71वां जनपद कौन सा मेरे भाई? 71वां जनपद। अच्छा, ये बना कब था? उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद काशीराम नगर है, ठीक है। 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले से, कहां से भाई? एटा जिले की कासगंज तहसील को काशीराम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में इस जिले का नाम कासगंज है, यानी कि जो ये काशीराम नगर 71वां जनपद है, 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले की कासगंज तहसील, यानी जो कासगंज तहसील थी किसकी? एटा जिले की। कौन सी तहसील? कासगंज। को काशीराम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। कौन सा भाई? नया जिला। किसको? कासगंज तहसील को काशीराम नगर के नाम से। कौन से नाम से? काशीराम नगर के। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और 75 जिले हैं। और जो फिलहाल इसका वर्तमान में नाम है वो कासगंज कर दिया गया है। क्या भाई? कासगंज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? कहां पर भाई? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? कौन सा पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें प्रथम पुलिस संग्रहालय? संग्रहालय का तो पता होगा ना भाई, म्यूजियम। ये म्यूजियम की बात कर रहा है भाई, पुलिस म्यूजियम। पुलिस संग्रहालय यानी पुलिस म्यूजियम। कहां पर की गई है ये? आगरा में भी नहीं हुई, प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में नहीं, ये हुई है आपकी भाई गाजियाबाद में। कहां पर हुई है? गाजियाबाद। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा। ये देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से कौन से जिले में? गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो जो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे आपके भाई, वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। कब से कब तक? 15/8/1947 से 2/3/1949 तक। कब तक भाई? 1949 तक। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि। तो जो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त होता है भाई आपका, उसकी पदधारण की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है मेरे भाई 5, 6, 7, 8 साल। कितनी? 8 साल। मेरे भाई ये पहले 6 वर्ष की होती थी। कितनी? 6 वर्ष की। कब तक? कब तक होती थी 6 वर्ष की? 2012 तक। 2012 तक ये 6 वर्ष की होती थी, लेकिन उसके बाद 2012 के बाद इसकी अवधि बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 2000 के बाद बढ़ाकर 8 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष से कितने मेरे भाई? 6 वर्ष से 8 वर्ष। ये हो सकता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके ये इनडायरेक्ट वे में पूछ ले कि लोकायुक्त पदधारण अवधि की 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कब की गई थी। तो मेरे भाई यहाँ बिल्कुल भी नहीं डरना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना।
आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बस कि 2012 में 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो ये तो शायद मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है भाई? राज्यपाल। और जो ये अपना त्याग पत्र देगा लोकायुक्त, जो त्याग पत्र देगा वो ये राज्यपाल को देगा। किसको भाई? राज्यपाल को। तो मेरे भाई ये थे आपके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने चर्चा की है, और आपके लिए हम रोज लेकर के आते रहेंगे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। हो सकता है ये थर्ड शिफ्ट में आपका मिल जाए, थर्ड शिफ्ट यानी कि 18 तारीख की पहली शिफ्ट में। तो भाई 18 को पहली शिफ्ट में, 18 को पहली शिफ्ट में भाई तीसरी शिफ्ट मानी जाएगी। टेक्निकली तो तीसरी मानी जाएगी लेकिन सिस्टमेटिकली पहली शिफ्ट होगी 18 तारीख की। तो हो सकता है ये उस शिफ्ट में आपको मिल जाए। ठीक है, तो इनको देखते रहिएगा आप बार बार। और मेरी फिर वही कल की तरह विनती है आपसे, आप सब मेहनत करते रहिए मेरे भाई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर सपनों को पूरा करना है तो आपको दिन रात तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आपको हाथ पे रखकर तो कोई नहीं देखा जाएगा। अगर हाथ पे रखकर किसी को मिली है तो वो लाखों में से एक बंदा होगा भाई, और लाखों में से एक बंदा आप तो नहीं हो, ये भी मान लेना। तो मेरे भाई बस यही आपसे विनती है, आप मेहनत करिए दिन रात अपने घर वालों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, ताकि आप अपनों सपनों के साथ साथ उनके सपने भी पूरे कर सकें। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।